Hi students, how are you? And how's your preparation is going on? Everything is fine ना? Okay, very good. तो कल वाली क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, जो आपने वीडियो वॉच कर ही ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लेना। और रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आज वाली क्लास में आपको करा रही हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि काफ़ी इजी चैप्टर है और वहाँ से क्वेश्चंस को निकालना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसके जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो भी देख लें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी ज़रा देख लें कि किस टाइप से इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा और कैसे आपको इसको टैकल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, मतलब जो CFT है ये CFT पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको दिया जा रहा है। क्या बोला गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस आपको गिवन है, आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और किस पे बेस्ड लिखनी है, CFT पे बेस्ड लिखनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके पास है वो है COF6 और ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो कॉन्फ़िगरेशन राइट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप इसको X कंसिडर करेंगे और जो साइड वाले एटम्स होते हैं उनका चार्ज इसमें ऐड कर देते हैं आप लोग, ठीक है। फ्लोराइड पे -1 चार्ज है और 6 फ्लोराइड यहाँ पे लगे हुए हैं और इसको इक्वल किसके करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, मीन्स यहाँ पे -3 है तो -3 के इक्वल आप कर देंगे। X की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इट मीन कोबाल्ट पे यहाँ पे कितना चार्ज आपको दिख रहा है, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि +3 के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है। 3 का लॉस अगर आप कराते हैं तो यू विल गेट 24 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप राइट करेंगे यहाँ पे तो आपने नोबल गैस आर्गन यूज़ किया है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, डी में। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 आएंगे। अब आप जब डी के इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ये डी सबशेल है और इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो पहले ये चेक करो कि जो ये रिमेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं क्या इनकी पेयरिंग पॉसिबल है, क्या पेयरिंग तो ना हो जाए, कोई ऐसा लिगेंड तो ना लगा हुआ हो जो इनको पेयर अप कर दे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, फ्लोराइड, जो कि वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड होने की वजह से वो कोई पेयरिंग नहीं करेगा। एक तो आपको ये बात समझ आ गई। अब बेसिकली आपको क्या लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 6 इलेक्ट्रॉन आपको CFT में डालने हैं। ये CFT नहीं थी क्योंकि CFT में तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। किसके अंदर स्प्लिट हो जाता है, T2G में और EG में स्प्लिट हो जाता है। तो वहाँ पे आप ऐसे करेंगे कि 3 ऑर्बिटल्स आप नीचे बनाएंगे और रिमेनिंग 2 आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, 6 कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 3D6 बन रहा था, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो 1 2 3, ये 4th, ये 5th और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, 6th हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन में T2G4 एंड EG2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी CFT में, ठीक है। क्या बनी है, T2G4 एंड EG2। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रही है आपकी इस वाले कॉम्प्लेक्स में। आगे देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, यहाँ पे है आयरन। आयरन के साथ जुड़े हुए हैं 6 साइनाइड और इस पे ऊपर लगा हुआ है 4 नेगेटिव चार्ज। ये जो ऊपर चार्ज होता है ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है। फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। Again consider that atom as X and add the charge of the side wise species। तो इस पे साइनाइड पे -1 होता है, 6 साइनाइड लगे हुए हैं, 6 से मल्टीप्लाई करो और -4 के इक्वल रखो। X की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे 2 आ गई है। इट मीन जो आपका आयरन है उस पर कितना चार्ज है, +2। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, 2 का इसने लॉस कर दिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 24। तो अगेन जब आप आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो डी में कितने बचते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, वो आप देखना। पहले आप इसको CFT में उतारो। तो CFT के लिए 3 ऑर्बिटल्स को नीचे लिखा जाएगा, 2 को ऊपर लिखा जाएगा। इनमें आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं क्योंकि आपके पास 3D6 बन रहा है। लेकिन
पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पेयरिंग तो ना हो जाए। तो आपने देखा साइनाइड लिगेंड है, और साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है। तो आप पेयर करते हुए चलें, एक पेयर आपने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपके नीचे ही आ गए। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, T2G6 एंड Eg0, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इसकी बन जाती है। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप CFT के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कोबाल्ट का। तो करिए कैलकुलेट, क्या लिखा हुआ है, एक काउंटर आयन है के, अंदर सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, और जो लिगेंड है वो कौन सा है, कार्बोनियल लिगेंड है, और कितने हैं, 4 लिगेंड्स लगाए हुए हैं, है ना। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये एनक्लोज कर दिया। तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। कोबाल्ट को एक्स कंसिडर करो, आपके पोटाशियम पे चार्ज होता है +1, कार्बोनियल पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और ओवरऑल आपके कॉम्प्लेक्स पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर -1 चार्ज है, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि मेटल अपने ऊपर माइनस चार्ज लेता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज आया हुआ है, -1। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने कहा सिस डाइक्लोरिडो टेट्रासाइनोक्रोमेट का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सिस डाइक्लोरिडो टेट्रासाइनोक्रोमेट, ठीक है, ये वाला आपको करना है सॉल्व। तो देखिए सेंट्रल एटम कौन हुआ, इसमें क्रोमियम है, और इसके साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ 4 साइनो लगे हुए हैं, साइनाइड लगे हुए हैं 4, ये है। और देन इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब पहले तो आप ये देखें ये कॉम्प्लेक्स है कैसा, कैसा मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है। तो आप देखोगे 2 तो इसमें क्लोरीन है और 4 क्या है, इसमें साइनाइड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया, 6। मीन्स जो आप शेप दोगे वो किसके अकॉर्डिंग दोगे, वो ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग दोगे। यही होती है ना 6 के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आपको ये क्या बनाना है, आपको ये बनाना है सिस। सिस का मतलब है कि आप सेम लिगेंड्स को सेम साइड पे रखेंगे। तो आप क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बना लो, 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन को एक ही साथ रख दो, एक ही साथ मतलब एडजेसेंट पे, एडजेसेंट पोजीशन पे आपने इनको रख दिया है। और रिमेनिंग जो साइनाइड आपके रह गए हैं वो इन वाले 4 बॉन्ड के ऊपर ऑक्यूपाई करेंगे अपनी पोजीशन को। तो आपने ये सिस कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अगर आपको ट्रांस बोला जाता तो उस केस में आप क्या करते, क्लोरीन को ऐसे एंटी पेरिप्लेनर रखते, आमने सामने रख देते, तो ये एंटी बन जाता। क्लियर गाइस, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ये जो 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं इनका कलर डिफरेंट क्यों है, इनका कलर किस वजह से अलग है। तो एक बात तो आप ये समझ लें कि जो कलर आता है कॉम्प्लेक्स में वो किसकी वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से आता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो तब कलर विजिबल होता है। तो आपको वही चेक करना है कि इन दोनों का कलर डिफरेंट हुआ क्यों। तो आप देखो सीधा ही इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा डिटेल में इवन जाने की भी नीड नहीं है आपको। आप जस्ट देखिए इनके लिगेंड्स को, इधर लिगेंड कौन है, वाटर, और इधर कौन है, साइनाइड। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, मोस्टली दे ट्राई टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं उनकी क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। जबकि वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाता और उनको अनपेयर्ड छोड़ देता है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही जो कलर होता है वो हाई वेवलेंथ की तरफ रहता है। ठीक है, जैसे आप विबग्योर को जानते ही हो, ये विबग्योर है, तो जैसे रेड की तरफ आप जाते हैं तो क्या आएगा, इसका वेवलेंथ हायर आता है। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि वीक फील्ड लिगेंड की वजह से जो कलर आता है वो हायर वेवलेंथ वाला होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से जनरली लोअर वेवलेंथ आती है और कलरलेस भी हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं। तो आपको रीज़न यहाँ पे यही देना है कि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो वाटर है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वही डिफरेंट है दोनों की जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, तो दोनों लिगेंड्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स में कलर भी कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। आप इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है इन्होंने।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसको कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसको कहते हैं? देखो, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको बताऊं तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो 5d ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है। और ये नीचे वाली लेवल को आप T2G कह रहे हो, इस वाले को आप क्या कह रहे हो, EG कह रहे हो, ठीक है। अब इनके बीच का एक एनर्जी गैप होता है जिसको आप डेल O कहते हो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या है, तो ये ही जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों लेवल के बीच में, इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोला जाता है, इस एनर्जी गैप को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से पढ़ लें यहाँ से। आगे देखिए, दो कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं, कहते हैं इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन है। मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बड़े खास तरीके से पढ़ाया है कि आप कौन से कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबल कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये ऑक्सलेटो वाला है, ऑक्सलेटो ये रहा आपका ऑक्सलेट, ठीक है। और ऑक्सलेट जब लिगेंड की तरह बिहेव करता है इसको ऑक्सलेटो कहते हैं। मेटल पे ये दो एटम की तरफ से जुड़ रहा है क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो जिसकी वजह से क्लोज रिंग यहाँ पे बन जाती है, इसलिए इसको चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। और चिलेटिंग लिगेंड से बनने वाले कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यही आपको एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आगे आता है कि एक ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, आपको बोला गया है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सब आपको कैलकुलेट करना है। क्या कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल एटम है क्रोमियम, क्रोमियम के साथ लगे हुए हैं 5 मोल अमोनिया के, एक लगा हुआ है Cl, ठीक है ये, और बाहर इस पे Cl2 लगा हुआ है, ये काउंटर आयन है। एक्चुअली इससे मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में तो इसका कोई लेना देना है नहीं बाहर वाले का। तो देखिए अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, 5 तो आपके पास है अमोनिया और 1 आपके पास है क्लोराइड, तो कितने बन गए, 6 बन गए। इट मीन कि क्रोमियम के ऊपर जो बॉन्ड बनने वाले हैं वो 6 बॉन्ड बनने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर लेंगे इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट आप पीछे वाले भी कई सारे कॉम्प्लेक्स में कर चुके हैं, होप दैट कि आपको समझ आई गई होगी। इसके लिए आपको काउंटर आयन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, तो इसको एक्स कंसिडर करें, अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, आपके क्लोराइड पे -1 होता है, बाहर वाले क्लोराइड का भी ऐड करें, बाहर वाले -1 और कितने क्लोराइड हैं बाहर, 2 हैं, और इक्वल कर दें इसको 0 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है सेंट्रल एटम की। उसके बाद आपको देखना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा +3 के अकॉर्डिंग, और ये देखना पड़ेगा कि पेयरिंग हो रखी है कि नहीं। बिल्कुल होएगी क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 5 अमोनिया यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अभी एटॉमिक नंबर इसका 24 है, 3 का आप लॉस कराएं, कितने बचे, 21। अब 21 में आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन, 3d3। अब ये तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ओड नंबर की सारी पेयरिंग तो हो नहीं सकती, इट मीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1, तो 1 अनपेयर्ड तो अभी भी रह गया ना इसके पास, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो आप लिखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, 1 है, और 1 अनपेयर्ड। अब देखो एक केस हो रहेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि 1 भी कैसे, वेट, ये देखिए वापस से बनाइए, ये 1 2 3 ऐसे करके आप पेयरिंग तो आपने कर दी, लेकिन आप एक चीज़ देखना कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो डी के आपको सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स यूज़ करने होते हैं, या तो आप इनर डी के यूज़ कर लें या फिर आप आउटर डी के यूज़ कर लें। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, मतलब आपको क्या यूज़ करना है, D2 यूज़ करना है, या तो बाहर वाले डी का या अंदर वाले का। तो मुझे ये बताओ, ये ऑर्बिटल तो वैसे ही ना बैठा है खाली, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ये पेयर हुआ इलेक्ट्रॉन है ये वापस से यहाँ पे खुल जाता है। जब ये वापस से खुल जाएगा तो ओवरऑल आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने बन जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। क्या फॉर्मूला होता है, μ√n इंटू n+2, और यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटन। n क्या पुट करना है आपको, ये 3 पुट करना है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आए हैं। और आप ऐसे क्या करें कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगाएं और उसके बाद 84 लिख दें,
ठीक है, जनरली वैल्यू इसके आसपास ही रहती है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। तो अगेन CFT की बात कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर रहा है, और जहाँ पे हमें पता है कि d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, 2 लेवल में ब्रेक हो जाते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल होता है और एक हायर एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लोअर एनर्जी लेवल के अंदर, वो एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करके, जो विजिबल रीजन की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं हायर स्टेट में। ठीक है, इस चीज़ को आप ट्रांजिशन कहते हो, इसको DD एक्साइटेशन या फिर DD ट्रांजिशन बोला जाता है। तो इस DD ट्रांजिशन की वजह से ही कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या आता है, कलर आता है। तो आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस तरीके से क्या करेगा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करेगा। यहाँ से कुछ एक लाइन आप नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से देखो, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर करना है। CBSE में ये बिल्कुल गाइडलाइन है कि जो क्वेश्चन आपको आता है, एक तो पहले ये देखो कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है, फिर आपको कट टू कट आंसर करना है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है आपका आंसर उसी को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये तब की बात होती है भाई जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ तो लिखोगे उसके आसपास का, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बड़ा डायरेक्ट पेपर लिखना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। आज की क्वेश्चन होप दैट आपको समझ आ गए होंगे। टोटल 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 7 हमने कल वाली क्लास में किए थे और रिमेनिंग आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, मैंने कल भी बोला था, तो आप मेरे को कमेंट करें, अदरवाइज मैं कल कोई और चैप्टर आपको करा रही हूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।